आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 17 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 17, इस चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। इसके प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 18, 19, 20, 21, 22। ये पांचों के पांचों चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, इलेबोरेट मैनर में पढ़ चुके हैं हम पूरा। आज हम पढ़ेंगे श्वसन और गैसों का विनिमय। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? श्वसन और गैसों का विनिमय। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा श्वसन से रिलेटेड, कैसे अंतर श्वसन हो रहा है, कौन सी गैसें अंदर जा रही है, किस तरह से जा रही है, कैसे बाहर निकल रही है, मतलब कैसे निःश्वसन हो रहा है। अपन अपने लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जब अंतर श्वसन लेते हैं तो अपन ने जो फेफड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और जब निःश्वसन करते हैं तब क्या क्रियाविधि होती है, किस तरह से गैसों का विनिमय होता है, O2 अंदर और CO2 बाहर, किस तरह से हो रही है चीज़, ये क्रियाविधि हो किस चीज़ से रही है, कैसे हो गई है, वही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम श्वसन के अंग से। ये तो पता है ना हमें कि हम श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। कहने को ये बात है बेटा कि कहने को कि हाँ ऑक्सीजन लेते हैं, पर जब हम श्वसन ले रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना कि ऑक्सीजन ही आ रही है, उसके साथ और भी तो गैसेस आ सकती है ना। बस अंतर श्वसन जब करते हैं, जब अपन श्वास लेते हैं, तब क्या होता है, ऑक्सीजन तो आती ही आती है, बाकी और भी गैसें आ जाती हैं उनके साथ साथ। परंतु खास बात ये है कि ऑक्सीजन ही कैसे अंदर पहुंची, क्योंकि सबको पता है कि हमारे शरीर में होता है ब्लड में होती है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियसली अपना शरीर द्रव्य और परिसंचरण वाले चैप्टर में। RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, आयरन। ये जो आयरन होता है ना, ये बाइंड करता है किससे, ऑक्सीजन से। तो इस वजह से क्या होगा कि हमने कॉमनली एक टर्म ही दे दी कि हाँ ऑक्सीजन अंदर आ रही है, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट यही होता है कि ऑक्सीजन ही अंदर आती है, क्योंकि और किसी गैस को बाइंड करने के लिए कंपाउंड ही नहीं है। ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए कंपाउंड है और CO2 को बाइंड करने के लिए कंपाउंड है। आयरन ऑक्सीजन से ही बाइंड करता है, नाइट्रोजन आ जाओ चाहे अंदर, वो नहीं कर पाएगा उससे बाइंड, हालांकि सबसे ज़्यादा है वो, बट नहीं कर पाएगा बाइंड, क्योंकि ऐसा कुछ मॉलिक्यूल ही नहीं है अपने पास अपने शरीर के अंदर कि वो नाइट्रोजन से बाइंड कर ले। तो एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, नाइट्रोजन आओ चाहे नहीं आओ वो वेस्ट ही है। अपनी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जाएगी ऑक्सीजन, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन ही जाएगी। चलिए शुरू करते हैं श्वसन के अंग। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत किया गया है जो निम्न कशेरुकी हैं उनसे, उनसे शुरुआत की गई है इस चैप्टर की। देखो सभी चैप्टर में एक बात नोटिस करना कि प्राणियों का नाम लेते हैं वो, तो प्राणियों में कभी भी ये मत समझना कि सिर्फ आप ही की बात हो रही है। निम्न लोगों की स्तर की भी बात हो रही है और उच्च स्तर के प्राणियों की भी बात हो रही है। निम्न स्तर के प्राणियों की भी बात हो रही है और अपनी तरह उच्च स्तर के भी। निम्न स्तर में कौन आते हैं, अकशेरुकी आते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो अकशेरुकी हैं, जो निम्न स्तर के प्राणी हैं, उनमें किस प्रकार से श्वसन होता है, और फिर बाद में अपन अपना पढ़ेंगे जो उच्च स्तर के जो प्राणी होते हैं, मतलब कि अपने में श्वसन किस प्रकार हो रहा है, क्या प्रारूप है अपने अंदर श्वसन का, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन देखो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि अकशेरुकी में श्वसन अंगों को समझाइए। तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है, ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। NCERT की एक भी लाइन को अंडर एस्टिमेट मत करना कि ये तो है वही है, आप जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या, तुम जानते हो क्या, ये बात नहीं कर रही मैं। बाकी एक एक लाइन पढ़नी है इस चीज़ की। निम्न अकशेरुकी एग्जाम्पल दे रखा है, स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं लाइन टू लाइन कवर कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये बोल रहे हैं कि जो निम्न स्तर के जो जंतु हैं, जो प्राणी हैं, एग्जाम्पल जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा,
सिलेन ट्रेटा। और क्या दे रखा है, चपटे कृमि। ये लोगों में क्या खास बात है कि जो इनकी शरीर है ना, जो इनका शरीर है ना, ये जो सतह है इनकी, ये सतह ही काफ़ी है कि गैसों का आदान प्रदान कर लेती है। अंदर ऑक्सीजन और बाहर CO2। समझ गए? ये क्या करते हैं, अपनी सतह के अनुसार ही कर लेते हैं, अपनी सतह से ही कर लेते हैं, अपनी सरफेस से ही कर लेते हैं, अपनी स्किन से कर लेते हैं, अपनी स्किन से। और वो विधि कौन सी है कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और CO2 बाहर जा रहा है, विसरण विधि। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या अब समझ में आ रहा है क्या? अगर डिफ्यूज़न समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक लाइन में डेफिनेशन बताना चाहूँगी कि डिफ्यूज़न वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ, कोई भी गैस, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करे। मतलब कि जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और बॉडी के अंदर कम है तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगा, तो हो गया ना विनिमय। और अगर शरीर में CO2 ज़्यादा हो गई उस वक्त, तो उच्च सांद्रता यहाँ पे CO2 की और बाहर कम है तो वो उस वक्त बाहर चला जाएगा। ये इस प्रकार से करते हैं बेचारे, ये इसी प्रकार से करते हैं। सेम केचुआ भी ऐसे ही करता है। अब इसकी स्किन को नाम दीजिए क्यूटिकल। अभी तो मैं स्किन बोल रही थी, सतह बोल रही थी, बट केचुए में क्या बोलोगे, केचुए में बोलोगे क्यूटिकल। नेक्स्ट, कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल, श्वसन नलिकाएं होती है जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। मतलब कि ये कह रहे हैं जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं ना, उनकी बॉडी का अरेंजमेंट इतना ओपन टाइप का है ना, इतना ओपन है कि ज़्यादा शिराओं की, धमनियों की ज़रूरत नहीं है। बस वो नेटवर्क हैं, जाल हैं, वो डायरेक्ट गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कॉकरोच में भी देखोगे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट उनकी कोशिकाएं इस तरह से बनाई हुई है कि डायरेक्ट गैसों का आदान प्रदान करेंगे, डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो, सबके दे रहे हैं, सीक्वेंसली सबके दे रहे हैं। अभी केचुए तक आ गए, एनेलिडा तक आ गए, अब आर्थ्रोपोडा लिखा हुआ है। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनी संरचना क्लोम, गिल द्वारा। वो मछलियों वाले मत जाना, एक बार रुको, उस पर मत जाना, इनके अलग है, लो लेवल के हैं, उनके द्वारा होता है। क्लोम होते हैं, क्लोम के द्वारा क्या होता है, ये जलीय जीव है ना, मोलस्का ये जलीय जीव है, तो क्या होता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अंदर आएगी और अंदर अगर टॉक्सिक गैस है CO2 वो बाहर आ जाएगी पानी के द्वारा। गो विद द फ्लो। नेक्स्ट, स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनी थैली, फुसफुस मतलब फेफड़ों द्वारा होता है। कशेरुकों में मछली क्लोम, गिल द्वारा श्वसन करती है, इसमें एडवांस आ गया। जबकि एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। अब थोड़ा एडवांस आने लग गया, अब मतलब मछलियों से चालू हो गए, अपन चालू हो गए मछलियों से, यहाँ से थोड़ा एडवांस। पहले एडवांस थोड़ा सा मछलियों में मिलेगा, फिर थोड़ा और एडवांस मिलेगा एम्फीबियंस में, उभयचर में, फिर एडवांस सरीसृप में, फिर उससे थोड़ा डेवलप पक्षी में, फिर अपन मैमल्स, अपन अपना ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एम्फीबिया की एक खास बात बता देती हूँ। देखो, मछलियाँ तो हमें पता है कि टोटल जल में रहती है, सरीसृप भी जल में भी रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, पक्षी हवा में, वायुमंडल में, वहाँ पे मतलब वो उड़ने वाला पक्षी है ना, वायु का। उभयचर ये क्या है, उभयचर मतलब जो थल पे भी रह सके, जल पे भी रह सके, जल और थल बोथ, दोनों, और दोनों ही जरूरत है उनकी, थल पे भी रहेंगे और जल भी चाहिए उनको। जल क्यों चाहिए, ताकि जो एम्फीबिया जैसे मेंढक है ना, वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। जल में इसलिए जाता है क्योंकि जब वो अंडे देता है, उनके अंडे को बोलते हैं लार्वा, जो कि थल पे नहीं दे सकता। वो इतने नाजुक होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें आप
उनको जल में ही छोड़ना पड़ता है, थल पे नहीं कर सकते, वो जलीय है, इस वजह से उनको जल में जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और उभयचर जैसे मेंढक अपनी आद्र त्वचा द्वारा श्वसन कर सकते हैं, और बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी स्किन द्वारा कर लेंगे, लंग्स द्वारा कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब मानव में श्वसन तंत्र पढ़ते हैं। आ गए अपना, कुल मिला के बस एक ही पैराग्राफ होता है अलग अलग प्राणियों का, बाकी फिर अपना अपना ही पढ़ेंगे। अब मैं देखो बेटा एक फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ, मैं एक फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ। उस फ्लो चार्ट में ये सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा आपका। आई रिपीट कि मैं एक फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ, समझाऊंगी क्या, जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाऊंगी। यहाँ पे क्या है कि टफ एंड फाइट लैंग्वेज दी हुई है, समझ में आ जाएगी आपको, बट लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी दी गई है, बुकिश लैंग्वेज दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को समझ में आए, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लाइटली समझाना पड़ेगा एक बार आपको। समझ में पूरा आएगा, चिंता ही ना करो, सब समझ में आएगा। मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी, आपको सब समझ में आएगा। मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगी, एक एक लाइन का फ्लो चार्ट बनेगा इसमें अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र। अब इसकी शुरुआत किससे होगी, श्वसन की जो प्रक्रिया है, अभी ऐसे मत बोलना कि मुंह से भी सांस लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं एक यूनिवर्सल अपन ब्रीथिंग कहाँ से लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मुंह को मत लेना कि अरे मुंह से भी सांस ले सकते हैं, वो वाला श्वसन तंत्र नहीं पढ़ रहे, अपन अलग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, जो यूनिवर्सल, जो भगवान ने बना के दिया है, जो अपने शरीर ने, बॉडी ने बनाया है जो स्ट्रक्चर, वो क्या है, अपना नोज़ में क्या होते हैं, नासा द्वार कितने होते हैं, नासा द्वार होते हैं एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं। ठीक है, अभी सब देख लो, सबके दो ही है ना, ठीक है ना। अब ये जो नासा द्वार है वो बाहर की ओर तो ठीक है हमें विजुअल हैं, वो दो दिख रहे हैं, वो अंदर की ओर भी एक कक्ष में खुलते हैं जिसे नासा कक्ष कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नासा द्वार है इसकी कुछ खास बात सुन लो, यहाँ पे नहीं लिखी हुई बट मैं बता रही हूँ आपको खास बात। अपने नासा द्वार है, नोटिस करो कि दो ओपनिंग है। इन ओपनिंग में नोटिस करो कि छोटे छोटे से क्या है कि हेयर्स है और बहुत ज़्यादा संख्या में है। नोटिस करो कि अपना जो नाक है उसमें हेयर्स हैं, छोटे छोटे हैं, पतले पतले हैं, महीन महीन है और बहुत सी संख्या में है। ठीक है, वो जो हेयर्स है, वो जो रोम है, वो बाल है, वो क्या काम आ रहे हैं, वो काम आ रहे हैं कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं उस वक्त हवा में, वायु में कुछ सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं जो हमारे श्वसन के थ्रू अंदर आ जाते हैं। पर अपनी जो श्वास नली है वो बहुत सेंसिटिव है बच्चों, वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो एक कण को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कभी नोटिस करना कि अभी कभी पानी पी रहे हो, सडनली आपकी श्वास ना चल जाए तो कितनी खांसी आती है आपको, वो बेचैन हो जाते हो आप। ये बहुत सेंसिटिव है, अपनी श्वास नली बहुत ही सेंसिटिव है, अपनी जो श्वास नली है वो बहुत सेंसिटिव है। इस वजह से क्या होते हैं, जो अपने नाक में जो बाल होते हैं ना, वो बाहर के एटमॉस्फेयर में जो सूक्ष्म कण हैं जिनका शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए, लंग्स में प्रवेश नहीं होना चाहिए, अपनी श्वास नली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो वो वहाँ उनको रोक देते हैं। अब समझ में आ गई बात कि वो बाल क्यों हैं नाक में, ताकि बाहर के जो सूक्ष्म कण हैं, टॉक्सिक चीज़ हैं, वो अंदर ना आए। और अगर ऐसा तो है नहीं कि सूक्ष्म पार्टिकल आए नहीं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या लगता है ऑक्सीजन नहीं आती है क्या, बहुत कुछ आता है, बट अपने जो नाक है वो इनफ है, आउटर प्रोटेक्शन है वो अपनी। दूसरी बात,
इन नासा द्वार में ये जो बाहर अपन को दिख रहे हैं, यहीं पे ही एक म्यूकस जैसा चिपचिपा सब्सटेंस, जिसे श्लेष्मा कहा जा रहा है। देखो म्यूकस कान में भी है, नाक में भी है, पेट में भी म्यूकस श्लेष्मा का रिलीज होता है, अलग अलग है वो जगह, ठीक है। तो वो एक चिपचिपे पदार्थ का स्रवण करती है, जिससे क्या होता है कि अपने नाक में क्या होता है कि मॉइस्चर रहता है, सूखता नहीं है अपना नाक। और बाहर से कोई भी सूक्ष्म कण आ रहे हैं ना, तो वहाँ उनको वो रोक देगा। हेयर्स तो रोक ही रहे हैं, वो भी रोकेगा और उनको वहीं जमा देगा। अब इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि वो चिपचिपी पदार्थ क्या है। हम अपना नाक साफ़ करते हैं तो हम वो क्या निकाल रहे हैं, वो वेस्ट मटेरियल ही है, जिनको अपने श्लेष्मा ने वहाँ पे बाहर के बाहर ही जमा दिया था, बाहर के बाहर ही जमा दिया था। चलिए, नासा द्वार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो नासा द्वार है वो किस में खुलते हैं? वो खुलते हैं नासा कक्ष में। नासा कक्ष में। नासा कक्ष कहाँ जाके खुलेगा? वो खुलेगा अपनी ग्रसनी में। अब ग्रसनी से क्या है कि दो मार्ग जा रहे हैं, एक तो आहार नाल और एक जा रहा है वायु का नाल। तो हमको तो पता है ना कि हम श्वसन का पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वायु ही का ही हमें ज़रूरत है भी। लेकिन अपनी ज़रूरत हो या नहीं हो, बट वहाँ पे तो वो दोनों मार्ग हैं ना आपस में चिपके हुए। आहार नाल के आगे ही तो वो श्वास नली है। तो अब क्या है कि इसके लिए क्या होता है कि एक वाल्व होता है गले में, एक वाल्व होगा, जिससे क्या होगा कि जो वो भोजन है ना, भोजन वो अपनी श्वास नाल में नहीं प्रवेश कर पाएगा, जिसे बोलते हैं कंठ छद, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ग्रसनी से अब वायु कहाँ प्रवेश करेगी? वो प्रवेश करेगी श्वास नली में, श्वास नली में प्रवेश करेगी, ठीक है। श्वास नली अब शुरू से पढ़ते, जो श्वास नली में प्रवेश तो कर दिया कि इसका टॉप वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसका टॉप वाला पार्ट कहलाता है साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ध्वनि पेटिका, ध्वनि पेटिका, ठीक है। तो श्वास नली से ध्वनि पेटिका, जैसे ये बना दिया, देखो मैं बना के दिखा दूँ थोड़ा सा, ये वॉइस बॉक्स बना के दिखा दूँ। ये देखो, ये श्वास नली है, ये साउंड बॉक्स है, ये ध्वनि पेटिका है और ये श्वास नली है, ठीक है। तो ये श्वास नली फिर आगे जाके विभक्त हो जाएगी। अब ये जो श्वास नली है वो आगे जाके विभक्त होगी, किसमें? आगे जाके विभक्त होगी श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं में, इनमें विभक्त होगी। इनमें क्या होगी? विभक्त होगी। जैसे ये बता देती हूँ, ये श्वास नली है, विभक्त हो गई, ये देखो, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? इसे प्राथमिक श्वसनिका बोलेंगे, इसे द्वितीयक बोलेंगे, इसे तृतीयक बोलेंगे। दूसरी तरफ ये रही प्राथमिक और द्वितीयक, एक तरफ 3 होती है, एक तरफ 2 होती है। नेक्स्ट, ये अपने लंग्स है ही, यहाँ पे अपना डायफ्राम होता है। अच्छा, ये जो श्वसनिका है, श्वास नली से निकली श्वसनिका, श्वसनिका आगे फर्दर किस में डिवाइड होगी? श्वसन नलिकाओं में, श्वसन नलिकाओं में। यहाँ से भी ये श्वसन नलिकाओं में डिवाइड होगी, ये देखो आगे और श्वसन नलिकाओं में डिवाइड हो रही है। मतलब श्वसनिका आगे और श्वसनिक नलिकाओं में डिवाइड हो रही है। देखो क्लियर हो रही है? श्वसनिका आगे श्वसन नलिकाओं में विभक्त, और ये बहुत सी संख्या में होती है। अब जो श्वसन नलिकाएं हैं उस पर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, यूं। इनको बोलते हैं कूपिकाएं।
कूपिकाएँ, थैलेनुमा संरचना होती है। ये हमारे लंग्स हैं, इनको एक झिल्ली कवर किए हुए है, आवरण दिए हुए है। उस झिल्ली का नाम है प्लूरा झिल्ली। उस झिल्ली का नाम है प्लूरा झिल्ली। शुद्ध हिंदी में भी इनके नाम दिए हुए हैं, चिंता ही मत करो। शुद्ध हिंदी में भी इनके नाम दिए। अब ये जो इतना सारा जो लिख रखा है ना, ये जो इतना सारा लिख रखा है, ये इस चीज़ का सारांश पूरा मैंने इस फ्लो चार्ट में लिख दिया है आपको। अब आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है याद करने में। अब ये चेन याद कर लो, ये चेन ही याद कर लो। ये हटा देती हूँ, ये लो जी। अब ठीक है, ये चेन याद कर लो, याद ही कर लो। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, अब मैं आपको आगे ये बताने वाली हूँ कि इसमें गैसों का विनिमय कैसे हो रहा है, गैसों का विनिमय कैसे हो रहा है। उससे पहले मैं थोड़ा सा लंग्स के बारे में, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी इसके अंदर, जो आपको शायद पता होना ज़रूरी है। क्या हम जानते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो कहाँ उपस्थित है? बताओ ज़रा, सोचो कहाँ है। अब ऐसे मत बोलना कि छाती में है, ये टर्म यूज़ मत करना। अपन साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ी सी टर्म वैसे यूज़ करनी होगी आपको। अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूँ कि मानव श्वसन तंत्र का उल्लेख कीजिए, चित्रित वर्णन कीजिए, तो आपको यू हैव टू, मतलब आपको वो साइंटिफिक टर्म्स डालनी ही होगी अगर आपको स्कोर करना है। देखो, नॉर्मल लिखोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, नॉर्मल लिखोगे तब भी नंबर मिलोगे, लेकिन एक साइंटिफिकली जो बुकिश जो लैंग्वेज है ना, उसकी थोड़ी वो टर्मिनोलॉजी भी याद होनी चाहिए। वरना ऐसे फ्लो चार्ट बना के समझा दोगे ना, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। बट शर्त ये है कि आपको थोड़े बहुत साइंटिफिक टर्म याद होने चाहिए। अभी ये जैसे है कि श्वसन की प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी बाद में, बट आपको श्वसन अंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। नासा द्वार कैसा होता है? नासा द्वार कैसा होता है? आपने देखा कि 2 मार्ग होते हैं, उसके अंदर हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। हेयर क्या करता है वो बताया मैंने, श्लेष्मा क्या करती है वो बताया मैंने। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको लिखना है वो चीज़। अगर आपको स्कोर करना है तो लिखना होगा। नासा कक्ष कैसा होता है? कैसा होता है कक्ष? कक्ष अज्यूम करो कि कैसा होता होगा ये चैम्बर, खाली, खोखला, गुहा जैसा, बिल्कुल। ये आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में। ग्रसनी है, ग्रसनी के बारे में, श्वास नली के बारे में इतना कुछ नहीं लिख रखा, इतना कुछ नहीं लिख रखा, लेकिन अपने को लिखना है ना। जो ग्रसनी होती है, ठीक है, उसमें 2 मार्ग होते हैं, उसमें 2 पाइप होते हैं, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, मैं उसको समझा रही हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये हमारे एक जोड़ी बाहर नासाद्वार होते हैं, ये मैं पूरा समझा रही हूँ आपको। ठीक है, फोकस करो, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो, एक बार कनेक्ट करो। जैसे मैंने शुरुआत की ना नासादार, तो अपने नासा को अज्यूम करो। मैंने बताया उसमें हेयर्स होते हैं, उसमें श्लेष्मा होती है, अज्यूम करो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने बताया नासा कक्ष होता है, गुहा जैसी संरचना होती है, हाँ अंदर महसूस करो उस चीज़ को, हाँ नासा कक्ष होता है, ठीक है। ग्रसनी, फिर मैंने बताया कि ग्रसनी होती है, उसे 2 मार्ग जाते हैं, एक वायु का मार्ग, एक खाने का मार्ग। इमेजिन करो, हाँ एक वायु जिसमें वायु जाती होगी, एक खाने का जिसमें अपना फूड जाता है, ठीक है। अपन को क्या पकड़ना है? अपन को फूड पाइप नहीं पकड़नी है, अपन को विंड पाइप पकड़नी है, हवा वाला मार्ग, ठीक है। तो वहाँ से हवा आएगी, किसके अंदर आएगी? सबसे पहले टकराएगी किसमें? ध्वनि पट्टिका में, ठीक है। तो ध्वनि पट्टिका में टकराने के बाद कहाँ टकराएगी? श्वास नली में। श्वास नली कैसी होती है? एक नलिकाकार संरचना होती है, लंबी होती है, ठीक है, लंबवत संरचना होती है। ये इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपने को तो लिखना है ना, अपने को तो बताना है, एक एक अंग के बारे में बताना है। पहले फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बना के दिखा दो कि देखो जी हमें आता है। उसके बाद 1 बाय 1 एक एक पार्ट का नासा द्वार का पॉइंट बना के उसके बारे में लिखो, नासा कक्ष का पॉइंट बना के उसके बारे में लिखो, ग्रसनी का पॉइंट बना के उसके बारे में लिखो, श्वास नली का पॉइंट बना के उसके बारे में लिखो। डायग्राम बना दो विथ लेबल्ड, आपका आधा नंबर भी नहीं काटेगा वो बंदा अगला। अच्छा, श्वास नली के बारे में क्या बताओगे आप? श्वास नली के बारे में आप बताओगे कि ये लंबवत संरचना है, नलिकाकार संरचना है, इसके चारों तरफ कुछ छल्ले लपटे हुए होते हैं,
ये छल्ले नुमा संरचना होती है। ये उपास्थि की संरचना है, छल्ले नुमा संरचना होती है, प्रोटेक्शन के लिए ही होती है। ये प्रोटेक्शन के लिए होती है ताकि जो श्वास नली की जो दीवारें हैं ना आपस में ना चिपक जाए, इसलिए छल्ले हैं। कि जैसे देखो जैसे वायु अंदर आएगी तो ये चलो फूल जाएगी मानो, हाँ तो फूल जाएगी तो वो ठीक है, लेकिन अगर वायु जाएगी वापस से निःश्वसन करोगे, वायु बाहर निकालोगे तो ये चिपक ना जाए एक दूसरे से वापस से, इसलिए छल्ले पाए जाते हैं। इतना बताना है, इस पर नहीं बता रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट करो, आप फील करो इस चीज़ को अपने बारे में। श्वास नली आगे जाके किस में विभक्त हो जाएगी? श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं में विभक्त हो गई। एक तरफ 3 श्वसनिकाएँ बनी और एक तरफ 2 ही बनाई मैंने। क्यों? यहाँ पे हार्ट लोकेटेड है, थोड़ा बहुत सेंटर से थोड़ा टिल्ड हुआ हुआ लेफ्ट साइड, तो मैंने ये देखो इस तरह से बनाया। एक साइड का लंग थोड़ा सा बड़ा होता है, एक साइड का लंग थोड़ा सा छोटा होता है। इसकी वजह यही होती है कि हार्ट जहाँ पे होगा उस साइड का लंग थोड़ा सा छोटा होगा, बस मामूली सा। श्वसनिकाओं में विभक्त होती है। श्वसनिकाएँ कितनी? 3, जिसे नामकरण क्या दिया गया है? प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका और तृतीयक श्वसनिक। नेक्स्ट, आगे जब ये श्वसनिकाएँ हैं वो श्वसन नलिकाओं में विभक्त होती है। श्वसनिकाएँ श्वसन नलिकाओं में विभक्त होती है। इसको कहीं कहीं श्वसनी भी दे रखा है और श्वसनिका भी दे रखा है यहाँ पे, तो मतलब कंफ्यूज मत होना, जब मैं बता रही हूँ वो एकदम करेक्ट मैनर में है। श्वसन नलिकाओं कहाँ से निकलती है? इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इनकी उत्पत्ति श्वसनिकाओं से ही होती है। श्वसन नलिकाओं के जो एंड है उस पे थैलेनुमा गोल संरचना पाई जाती है। थैलेनुमा गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। फिर अपने एक जोड़ी लंग्स होते हैं। देखो लंग्स क्या होते हैं कि बचपन से लेके जो वृद्धावस्था होती है ना तब तक क्या है कि सेम कलर के नहीं होते हैं। तो जो फेफड़े हैं वो शिशुओं के क्या होते हैं? थोड़े से रेडिश होते हैं। फिर उसके टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एज होती जाती है वो पिंक कलर के होने लग जाते हैं। फिर और एज बढ़ती जाती है तब वो ब्राउनिश, हल्का ब्राउन। और लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको, ये सब चीज़ों का कंजप्शन करते हैं तो उनके फेफड़े जो होते हैं वो एकदम डार्क ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्स वो ऑलरेडी किल कर चुके होते हैं। क्योंकि जितना फेफड़े फाइट कर सकते थे उतना फाइट करते हैं, बट बियॉन्ड लेवल अगर आप स्मोकिंग वगैरह ये सब कंजप्शन करते हो तो ये पक्का ही है कि आपके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे। तो टाइम के साथ साथ इनके रंग भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फेफड़े हैं इनको चारों तरफ से एक झिल्ली इनको प्रोटेक्शन देती है, एक आवरण बनाती है। इस आवरण को बोलते हैं प्लूरा, या बोल सकते हो द्विस्तरीय फुफ्फुस श्रावण। मतलब जो मैंने बोला शायद वो ज़्यादा इजी है कि डबल लेयर की एक प्लूरा झिल्ली होती है। इन दोनों के बीच में द्रव भरा रहता है। मैं फिर से बता दूं, ये झिल्लियों के बीच में द्रव भरा रहने का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि पानी बहुत अंदर, नहीं। द्रव्य होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपस में ये जो भित्तियाँ हैं वो चिपक ना जाएं। बस यही रीज़न है कि वायु या फिर ये जो द्रव्य है वो होना चाहिए। जैसे ही द्रव्य ख़त्म होता जाएगा टाइम के साथ साथ वैसे ही प्रॉब्लम होगी। तो ये द्रव्य होना ज़रूरी है, ये पानी होना ज़रूरी है इसके बीच पे। चलिए नेक्स्ट, ये जो पूरी जो मैंने लोकेशन बताई आपको नासा से लेके लंग्स तक, ये कहाँ है आपके? ये आपके वक्ष में है, वक्ष गुहा में है। जो लंग्स हैं उसको चारों तरफ से कौन कवर किया हुआ है? अपनी जो पसलियाँ हैं ना वो इसको चारों तरफ से कवर किए हुए है। ठीक है, रिब्स कवर किए हुए है, तो अपना हाईली प्रोटेक्शन में है। बहुत सेंसिटिव है ना, तो हाईली प्रोटेक्शन दिया हुआ है अपने लंग्स को। कौन? ये जो पसलियाँ होती है ना वो प्रोटेक्शन दी हुई होती है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, ये जो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और मैंने ओरली आपको ये सारी लाइनें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट है कि जो श्वसन की प्रक्रियाएं हैं उसकी कुछ चरण बताए गए हैं। देखो ये डायग्राम आराम से देखना, नेक्स्ट वीडियो में हम इस डायग्राम को भी आराम से
एलैबोरेट कर दूंगी। मैंने अपने हिसाब से तो बना दिया हल्का फुल्का, बट मैं इसको भी अच्छे से करूँगी। इसमें बताए गए हैं कुछ चरण कि श्वसन पहले अंदर आता है, ऑक्सीजन पहले अंदर खींची जाती है, फिर CO2 बाहर निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है वो भी देखेंगे। कुपिकाओं के झिल्ली के आर पार ऑक्सीजन और CO2 विस्तृत होती है, ये भी देखेंगे। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, ये भी देखेंगे। रुधिर और ऊतकों के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का, ये भी कल देखेंगे। और अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग, ये स्टेप्स हैं कुछ, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मानव श्वसन तंत्र का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।